हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं? आई होप आप अच्छे होंगे। आज का हमारा टॉपिक है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया ये आपकी कोशिका के अंदर, सेल के अंदर सबसे महत्वपूर्ण ऑर्गेनेली है, राइट ना? सबसे महत्वपूर्ण ऑर्गेनेली है। चलिए इसको शुरू करते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया माइटोकॉन्ड्रिया को सबसे पहले कॉलिकर ने देखा था। फर्स्ट एब्जॉर्ब किसने किया? कॉलिकर। एब्जॉर्बर कॉलिकर, राइट ना? माइटोकॉन्ड्रिया को जो पहली बार देखा था उनका नाम है कॉलिकर। 1857, राइट ना? उसके बाद 1886 अल्टमैन ने इसका नाम दिया बायोब्लास्ट। अल्टमैन ने देखा और कहा कि ये कोई बायोब्लास्ट नाम का चीज जो है वो कोशिका के अंदर रहते हैं, बायोब्लास्ट। और सबसे बाद में कार्ल बेंडा, इसको आप बोलते हैं सी बेंडा, कार्ल बेंडा या सी बेंडा, राइट ना? इन्होंने 1897 टू 1898 के आसपास नाम दिया क्या? इन्होंने नाम दिया माइटोकॉन्ड्रिया। राइट ना? माइटोकॉन्ड्रिया नाम सी बेंडा ने दिया था 1897-98 में, राइट? आप समझ गए होंगे। या मैंने बोला कि माइटोकॉन्ड्रिया सेल के अंदर बहुत ही महत्वपूर्ण ऑर्गेनेली है, अंगक है, राइट ना? ये क्या करता है? ये सेल के अंदर एनर्जी प्रोड्यूस करता है। क्या? एनर्जी प्रोड्यूसर कौन है? आपके कोशिका के अंदर जो एनर्जी को प्रोड्यूस करता है वो कौन है? आपका माइटोकॉन्ड्रिया। और एनर्जी प्रोड्यूस ही नहीं करता, साथ साथ क्या करता है? स्टोर भी करता है। एनर्जी को स्टोर भी करके रखता है, एनर्जी तो प्रोड्यूस करता ही है, साथ साथ एनर्जी को स्टोर भी करता है, राइट ना? एनर्जी को क्या करता है? स्टोर करता है। देखिए इसकी एक कहानी है भाई, इसकी और क्लोरोप्लास्ट की। माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट। कहा जाता है कि माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट ये कभी किसी जमाने में, माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट कभी किसी जमाने में खुद ही यानी अपने आप में ये प्रोकैरियोटिक सेल हुआ करते थे। क्लोरोप्लास्ट क्या थे? माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट कभी किसी जमाने में खुद स्वयं एक सेल हुआ करते थे, यानी प्रोकैरियोटिक सेल हुआ करते थे। कहा जाता है कि एक बड़ा सेल आया और कहा इनको खाने के लिए, चलिए मैं इनको खा जाता हूँ। तो माइटोकॉन्ड्रिया ने कहा कि नहीं भाई, आप मुझे मत खाओ, मैं आपके काम आ जाऊंगा। तो बड़ा सेल ने बोला कि भाई तुम हमारे क्या काम आओगे? तो माइटोकॉन्ड्रिया ने कहा कि मैं आपके लिए एनर्जी प्रोड्यूस कर दूंगा, यानी ऊर्जा बना दूंगा और ऊर्जा को स्टोर करके रखूंगा। वो बड़ा सेल ने इसको खाने से, मतलब इसको नहीं खाया, इसको छोड़ दिया, राइट ना? इसको छोड़ दिया। और ये बात मैं ऐसे यूं ही नहीं कह रहा, ये बात प्रूव भी हो गई है, राइट ना? ये बात प्रूव भी हो गई है और इसके लिए एक थ्योरी दी गई है जिसको हम कहते हैं, इस थ्योरी का क्या नाम है? आपका इंडो सिम्बायोटिक
इंडो सिम्बायोटिक सिम्बायोटिक थ्योरी, ये थ्योरी आया इसके लिए। माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट खुद में एक प्रोकैरियोटिक सेल हुआ करते थे, तो वो सेल जो है इनको अपने में समाहित नहीं करके इनको छोड़ दिया, और ये आज के डेट में माइटोकॉन्ड्रिया हमारे सेल के अंदर एक छोटे से ऑर्गेनेल के रूप में सेल में कार्य करता है। राइट, आप समझ गए होंगे। तो इंडो सिम्बायोटिक थ्योरी आपसे पूछा जाए तो यही बोलना है कि माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट पहले अपने आप में प्रोकैरियोटिक सेल हुआ करते थे, और इस थ्योरी को प्रूव भी किया गया है कि नहीं, वाकई माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट पहले प्रोकैरियोटिक सेल हुआ करते थे। कहानी जो मैंने बताया लगभग यही कहानी है, राइट ना। चलिए ऐसा हम माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में क्यों कह रहे हैं और क्लोरोप्लास्ट के बारे में क्यों कह रहे हैं, देख लीजिए। मान लीजिए कोई माइटोकॉन्ड्रिया है, राइट ना, ये इसका क्या होगा, आउटर सेल या आउटर मेम्ब्रेन, सॉरी आउटर सेल नहीं, आउटर मेम्ब्रेन, राइट ना। और इसके अंदर कुछ इस तरह के स्ट्रक्चर होते हैं, काफी फोल्डेड होते हैं, ये तो हमने थोड़ा कम फोल्डेड बनाया, काफी फोल्डेड स्ट्रक्चर होते हैं पूरे माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर इस तरह का, जिसको हम क्या बोलते हैं, क्रिस्टी या क्रिस्टा, कुछ भी बोल लीजिए, क्रिस्टी बोल लीजिए या फिर क्रिस्टा, जो मर्जी हो, ये आपका क्रिस्टी या क्रिस्टा जो पढ़ लीजिए, CRISTAE, क्रिस्टी, राइट ना। ये भी एक मेम्ब्रेन ही है, ये इसको बोलते हैं, चलिए क्रिस्टी, अभी इसका अंदर वाला फिंगर लाइक स्ट्रक्चर जो होता है ना, इसको आप बोल लीजिए पहले इनर मेम्ब्रेन, INNER, इनर मेम्ब्रेन, राइट ना। आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन, समझ गए होंगे। आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन का बीच का जो आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन के बीच में भी ये जगह होते हैं, ये इसको भी हम दूसरा कुछ कहते हैं, आपको बोलते हैं अभी। ये आप फिंगर लाइक स्ट्रक्चर देखें ना, ये आपको लग रहा है जस्ट लाइक फिंगर लाइक स्ट्रक्चर, इसको कहते हैं क्रिस्टी, इसे क्या कहते हैं, क्रिस्टी, राइट ना। और ये बीच वाला जो खाली स्थान आप देख रहे हैं, ये पूरे बीच वाले जो खाली स्थान माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ये भी दिखाई दे रहा है, इस स्थान को हम कहते हैं ल्यूमेन, ल्यूमेन, या इसी का दूसरा नाम है आपका मैट्रिक्स, क्या मैट्रिक्स कह लीजिए या ल्यूमेन कह लीजिए, आपके एनसीईआरटी में मैट्रिक्स दिया हुआ है, तो मैट्रिक्स, ऐसे मैट्रिक्स और ल्यूमेन दोनों एक ही चीज है। यानी माइटोकॉन्ड्रिया के इनर मेम्ब्रेन के अंदर जो जगह होता है खाली, उसे हम कहते हैं क्या, मैट्रिक्स या ल्यूमेन, राइट ना। तो आप समझ गए होंगे कि ल्यूमेन कौन हो गया, ये सब ल्यूमेन हो गया। अब ऐसा माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में क्यों कहा जाता है, देखिए इनके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया के पास खुद का सब चीज होता है, इनके पास खुद का राइबोसोम होता है, राइट ना। खुद का क्या होता है, राइबोसोम, इनका खुद का डीएनए भी खुद का होता है, इनको जब रेप्लिकेट होना होता है खुद ही रेप्लिकेट हो जाते हैं, इनको किसी की जरूरत नहीं पड़ती रेप्लिकेशन के लिए। रेप्लिकेशन मतलब क्या, इनको अपनी अगर संख्या बढ़ानी हो तो इन्हें किसी की जरूरत नहीं पड़ती, क्यों, क्योंकि इनके अंदर डीएनए कुछ इस तरह से राउंड स्ट्रक्चर में होते हैं, राइट ना। अब डीएनए होंगे तो जाहिर सी बात है आरएनए भी होगा, तो इनके अंदर कुछ इस तरह से आरएनए भी होते हैं, क्या होते हैं, आरएनए, इनके अंदर खुद का डीएनए होता है, इनके अंदर खुद का आरएनए होता है, और इनके अंदर खुद का राइबोसोम होता है, राइट ना। हाँ, इनके अंदर जो आरएनए होते हैं, इनके अंदर जो आरएनए होते हैं वो आपको याद रखना है, इनके अंदर 70S आरएनए होते हैं, कौन सा, 70S आरएनए, याद रखना है। आपको पता है ना कि प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर 70S आरएनए होते हैं, और अभी मैंने बताया कि माइटोकॉन्ड्रिया पहले कभी प्रोकैरियोटिक सेल, फिर से सुन लीजिए, माइटोकॉन्ड्रिया कभी प्रोकैरियोटिक सेल हुआ करते थे,
तो इनके पास कौन सा आरएनए होगा? जाहिर सी बात है 70s होगा। यूकैरियोटिक के पास 80s होते हैं। तो कल के क्लास में मैंने बताया था, राइट ना। ये इनर मेम्ब्रेन और आउटर मेम्ब्रेन के बीच वाले जो जगह, ये जो आप जगह देख रहे हैं, ये सब जगह, इस जगह को बोलते हैं इंटर या इंट्रा, इंटर या इंट्रा मेम्ब्रेनल या मेम्ब्रेन स्पेस, SPACE, इंटर मेम्ब्रेन या इंट्रा मेम्ब्रेनल स्पेस, राइट ना। ये मैंने बोला कि एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया हाउ टू प्रोड्यूस एनर्जी हम आगे देखते हैं, पढ़ते हैं क्या मैकेनिज्म है इनका, कि कैसे ये एनर्जी को प्रोड्यूस करते हैं, राइट। मैंने आपको ये बताया था कि ये जो इंडो सिम्बायोटिक थ्योरी इनके अंदर, कि इंडो सिम्बायोटिक थ्योरी में इनको क्यों कहा जाता है कि ये पहले कभी प्रोकैरियोटिक सेल हुआ करते थे, तो देखिए इनके साथ, इनके पास ये चीज उनके होते हैं। इस वजह से इसे हम इंडो सिम्बायोटिक्स थ्योरी ये बताया गया है इनको कि ये कभी जमाने में प्रोकैरियोटिक सेल हुआ करते थे, राइट ना। चलिए आगे बढ़ते हैं कि इनका मैकेनिज्म क्या है, ये कैसे काम करते हैं, राइट ना। नाउ अभी आपको बताते हैं कि इनका क्या मैकेनिज्म है, राइट ना। पहले इनकी लेंथ क्या होती है, लेंथ ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया की लंबाई कितनी होती है, राइट ना। तो माइटोकॉन्ड्रिया की जो लंबाई होती है वो 1.0 टू 1.0 टू 4.1, 1.0 टू 4.1, माइटोकॉन्ड्रिया का लेंथ 1.0 टू 4.1 तक का हो सकता है, राइट ना। इसके ब्रेड्स यानी चौड़ाई, BREDTH ना, BREDTH, ब्रेड्स यानी इसकी चौड़ाई जो होती है दो माइक्रोमीटर, 0.2 माइक्रोमीटर से 0.2 माइक्रोमीटर से 2 माइक्रोमीटर तक हो सकता है, राइट ना। ब्रेड्स इसकी 0.2 माइक्रोमीटर से 2 माइक्रोमीटर तक हो सकता है, बट ये वैरी भी करते हैं। जैसे पेंक्रियाज के एक्सोक्राइन सेल में इसका जो ब्रेड्स होता है वो 20 आपको लगभग पैंक्रियाज के एक्सोक्राइन सेल के अंदर, राइट ना, इसका जो ब्रेड्स होता है लगभग 10 माइक्रोमीटर तक हो सकता है, 10 माइक्रोमीटर तक हो सकता है, राइट ना। और एम्फीबियंस में तो ये और ज्यादा, एम्फीबियंस जो आपको पानी और लैंड दोनों पे रहते हैं, एम्फीबियंस में ये 20 टू 40 माइक्रोमीटर तक, 20 टू 40 माइक्रोमीटर तक हो सकते हैं ब्रेड्स, राइट ना। लेंथ 1.0 टू 4.1, ब्रेड्स आपके सामने लिखा हुआ है, आप इसको नोट कर सकते हैं, राइट ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, चलिए एनर्जी कैसे प्रोड्यूस करते हैं उसका मैकेनिज्म मैं आपको जरा बता दूं। ये आपका बड़ा सा माइटोकॉन्ड्रिया, राइट ना, इनके अंदर ये आपका इनर मेम्ब्रेन, ध्यान रखिएगा ये काफी फोल्डेड होते हैं, उतना फोल्डेड हम लोग बना नहीं रहे, सेल के अंदर ये काफी फोल्डेड होते हैं, राइट ना। ये आपका इनर मेम्ब्रेन,
इनर मेम्ब्रेन, राइट। देखिए सेल के बाहर से, राइट ना, सेल के बाहर से इधर से ऑक्सीजन की सहायता से, बाय द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन, राइट ना, किसके हेल्प से, बाय द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन, बाय द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की सहायता से बाहर से माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ग्लूकोज पहुंचते हैं। चलिए यहाँ पे आ गए आपके ग्लूकोज C6H12O6, राइट ना। ऑक्सीजन की सहायता से क्या आ गए, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ग्लूकोज आ गए, राइट। और माइटोकॉन्ड्रिया में पहुंचकर ग्लूकोज का क्या होगा, ब्रेकडाउन होगा। ग्लूकोज का क्या होगा, ब्रेकडाउन। तो आपको पता होगा कि ग्लूकोज का जब ब्रेकडाउन होता है तो ब्रेकडाउन में ये दो पाइरूवेट में क्या होते हैं, टूट जाते हैं, यानी C3 और C3 में ब्रेकडाउन होता है। यानी 6 कार्बन वाला 2 3 कार्बन वाले और 3 कार्बन वाले में क्या होते हैं, इनका ब्रेकडाउन होता है। क्या होता है, ब्रेकडाउन होता है। तो ग्लूकोज का माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर क्या होंगे, ब्रेकडाउन होगा। यानी ये आपका क्या है, पाइरूवेट, ये भी आपका क्या हो गया, पाइरूवेट। यानी एक ग्लूकोज 2 पाइरूवेट में टूट जाते हैं, इनका ब्रेकडाउन हो जाता है, राइट ना। और ब्रेकडाउन एटीपी जब इनका ब्रेकडाउन होता है तो थोड़ा सा स्ट्रक्चर आप और जान लीजिए। इनका जो ये क्रिस्टी होता है, इनके ऊपर कुछ इस तरह के स्ट्रक्चर लगे होते हैं, इस तरह के कुछ स्ट्रक्चर आपके लगभग सभी क्रिस्टी में लगे होते हैं, राइट ना। इसे हम कहते हैं, ऐसा नहीं कि यहीं पे ये सबों में होते हैं, इनका नाम है ETC, यानी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चैनल। क्या, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चैनल, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चैनल, राइट ना, इनके अंदर लगे होते हैं। अब ये पाइरूवेट, इनके अंदर, इसको आप यहां ब्रेक डाउन कर लीजिए, पाइरूवेट या पाइरूवेट, यहां भी पाइरूवेट, राइट, पाइरूवेट। हाँ, ये 2 पाइरूवेट में टूट गए, राइट ना। 2 पाइरूवेट में जब टूट गए, फिर इस पाइरूवेट का ब्रेकडाउन होगा। क्या होगा, ब्रेकडाउन होगा, राइट ना। जब पाइरूवेट का ब्रेकडाउन होगा, अच्छा यहाँ पे पाइरूवेट के साथ में CO2 भी बनते हैं, प्लस CO2। तो पाइरूवेट का जब ब्रेकडाउन होगा तो ये बनेंगे आपके क्या, ATP, राइट ना। वो ATP कहाँ बनते हैं, वो ATP बनते हैं आपका ETC के अंदर, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चैनल के अंदर। ये ATP का निर्माण जो है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चैनल के अंदर होते हैं, राइट ना, क्योंकि यहाँ पे चलता है क्या, क्रेब साइकिल। क्या चलेगा, क्रेब साइकिल। क्रेब साइकिल के अंदर जब क्रेब साइकिल चलेंगे तो क्रेब साइकिल के से इसमें जो एनर्जी प्रोड्यूस होगा वो होगा ATP से पहले आपको NADH और FADH बनते हैं। एक NADH जो है 1 NADH 3 ATP को फॉर्म करता है, और एक FADH 1 FADH 2 ATP को फॉर्म करता है, राइट ना। ये भी पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा इंपॉर्टेंट है, आपको याद कर लीजिएगा कि एक NADH कितने ATP बनाते हैं और एक FADH कितने ATP बनाते हैं। आपके सामने लिखा हुआ है 1 NADH क्या बनाएंगे, 3 ATP, 1 FADH क्या बनाएंगे, 2 ATP, राइट ना। और
एक ग्लूकोज से वन ग्लूकोज से आपको 36 ATP बनते हैं। ये सब आपको मेमोराइज करना है नीट वाले बच्चों के लिए, है ना। तो ये इसके अंदर ये पाइरूवेट आते हैं, इसके अंदर क्रेब साइकिल चलते हैं और वो क्रेब साइकिल के द्वारा आपके ATP का निर्माण माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर हो जाता है। और वो तो कहाँ होता है, अगर आपसे पूछा जाए कि ATP का निर्माण माइटोकॉन्ड्रिया में कहाँ होता है तो आपको बताना है ETC में होता है, यानी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चैनल में। ये क्रेब साइकिल जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर चलते हैं। क्रेब साइकिल में इनकी पिसाई होती है, इनको पीसा जाता है, राइट ना। किसको? पाइरूवेट को। और पाइरूवेट को पीस करके तब ATP माइटोकॉन्ड्रिया बनाता है और वो सेल को प्रोवाइड करता है, राइट ना। चलिए आपका ETC का जो शेप है आपको बता दें अलग से जरा। ये बल्ब लाइक स्ट्रक्चर, ऊपर वाला इसका हेड जो है ये उसका हेड है ETC का। जो आप देख रहे हैं ना ETC माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, ये ETC ही क्या करता है, ATP को बनाता है। ये ETC ही माइटोकॉन्ड्रिया को बनाता है, राइट ना। ये इसके हेड होते हैं, राइट। ये इसके क्या होते हैं, हेड होते हैं। और नीचे वाले को बोलते हैं बेस, ये इसके बेस होते हैं, हेड और बेस। ये आपका क्या है, एक पूरा का पूरा आपका एक ETC है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चैनल है, राइट। ऊपर वाले को, इस ऊपर वाले का नाम F0 और नीचे वाले का नाम F1, राइट। या से आप पूछे नहीं जाएंगे भाई, मैंने आपको जानकारी के लिए बताया है कि एक ETC का ये हेड है, ये टेल है, और ये सॉरी बेस है, और बेस में ये F0 ये F1 होते हैं, राइट ना। चलिए अच्छा, ETC जस्ट क्या होते हैं, देखिए बल्ब लाइक का स्ट्रक्चर है ना। ETC जस्ट आपका बल्ब लाइक स्ट्रक्चर है। इसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चैनल, राइट। क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चैनल। हाँ, ये ग्लूकोज है यहाँ पे 36 है, यहाँ पे तो 36 बनते हैं, प्लस जैसे ही ये ग्लूकोज पाइरूवेट में टूटते हैं तो 2 बनते हैं, तो कुल मिला के 38 ग्लूकोज अपना ATP पूरे माइटोकॉन्ड्रिया में बनते हैं, राइट ना। क्रेब साइकिल में 36 ही बनते हैं, 2 यहाँ बनते हैं, 2 मिला के 36 यहाँ और 2 यहाँ, दोनों मिला करके 38, राइट ना। देखिए इस आपका ETC का जो दूसरा नाम है ETC, और इसी का दूसरा नाम है आपका ऑक्सीजोम, ऑक्सीजोम कह लीजिए, या इसी का तीसरा नाम है फर्नांडिज, FERNANDEZ, फर्नांडिज मोरेन, ETC का ही दूसरा नाम आपका फर्नांडिज मोरेन है, राइट ना। तो कंफ्यूज नहीं होना है, ऑक्सीजोम या और फर्नांडिज मोरेन ETC को ही कहा जाता है, ओके, राइट ना। यही इसका जो आप देख रहे हैं ये F0 F1, यही इसको ATP को पीसता है, ऐसे ऐसे इसमें रोटेशन होता है, इसमें ऐसे 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 रोटेशन होता है, जिससे आपके ATP का पाइरूवेट का पिसाई होता है, और पीस करके उससे बाहर ATP निकलते हैं और ATP माइटोकॉन्ड्रिया सेल को प्रोवाइड करते हैं, राइट ना। आई होप आप समझ रहे होंगे। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय।